ऑलराइट सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। हम लोग का बायोलॉजी खत्म हो चुका है और बहुत डिटेल में खत्म हुआ है, राइट। आज से स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स एंड फिजिक्स में जो पहला चैप्टर आप लोग पढ़ने वाले हो वो है आपका रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो प्लीज़ कंफर्म करें इफ़ आई एम ऑडिबल, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ कंफर्म, अगर वॉइस वगैरह क्लियर है तो बताओ, कंफर्म करेंगे हम लोग। क्या हाल है गुरु जी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गुड मॉर्निंग अवनीश, निधि, संसार भारद्वाज, जानवी। सर बायोलॉजी रिविजन करवाएंगे आप? बायोलॉजी रिविजन का अभी एज सच कोई प्लान अभी है नहीं। अभी कोई प्लान नहीं है, प्लान होगा तो बताएंगे, राइट। आई विल एडवाइस की पीवाईक्यू जो सीरीज़ है, राइट, जहाँ पे 7-8 लेक्चर्स आप उनको देख लो। रिवीजन से बेहतर होगा आप उनको देख लो जाके। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, वो जाके देख लो, ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ ज्योग्राफी आपका चल रहा है ना, आपका ज्योग्राफी चल रहा है ना, तो ज्योग्राफी का भी पीवाईक्यू करवाया हुआ है। ज्योग्राफी का भी पीवाईक्यू करवाया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके उसको भी देख लेना, ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। स्टार्ट करेंगे हम लोग आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर हम लोग पढ़ेंगे आई, फिर है ना डिस्पर्सन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। लाइट चैप्टर काफ़ी बड़ा है और 3 क्लास के आसपास लग जाएगा इस चैप्टर को खत्म करने में। इस चैप्टर का पहला पार्ट दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, है ना। तो बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, तो स्टडी ऑफ लाइट क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट को बोलते हैं ऑप्टिक्स, है ना। स्टडी ऑफ लाइट को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट को बोलते हैं ऑप्टिक्स, ठीक है। और लाइट क्या होता है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि हमारे साइट को स्टिमुलेट करता है, जो हम लोग को देखने की क्षमता देता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच स्टिमुलेट्स आवर सेंस ऑफ साइट, जो हम लोग के सेंस ऑफ साइट को स्टिमुलेट करता है। लाइट के नेचर के बारे में बात करें तो लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट के नेचर के बारे में बात करें तो लाइट का डुअल नेचर होता है, और यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल आए हुए हैं, ठीक है, राइट। PYQ of bio UPSC are helpful for sure, and I will finish both study. ओके ओके। ठीक है। तो लाइट के बारे में बात करें तो लाइट जो इसका दो नेचर होता है, इसका डुअल नेचर होता है, ठीक है। लाइट का डुअल नेचर होता है। पहला नेचर कौन सा है बताना जरा, बताओ। लाइट का पहला नेचर कौन सा है एनीवन? पहला है आपका पार्टिकल नेचर। फर्स्ट वन इज योर पार्टिकल नेचर। पहला कौन सा है? पार्टिकल नेचर। दूसरा कौन सा है? वेव नेचर। वेव नेचर, ठीक है। तो लाइट का दो नेचर है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर को हिंदी में बोलते हैं कर्ण प्रकृति, राइट। प्रकृति बोलते हैं ना शायद नेचर को। तो पार्टिकल नेचर हो गया आपका कर्ण प्रकृति, और जो आपका वेव नेचर हो गया उसको हिंदी में बोलते हैं तरंग प्रकृति, है ना। कर्ण प्रकृति और तरंग प्रकृति, ठीक है। जो आपका पार्टिकल नेचर है, जो आपका पार्टिकल नेचर है, राइट, कौन सा ऐसा फेनोमेनन है, कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो कि लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है, ठीक है। कौन सा ऐसा फेनोमेनन है जो लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है? एनीवन बताओ। पीवा की सीरीज में इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे हम। कौन सा ऐसा नेचर है, कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो कि पार्टिकल नेचर को की लाइट को प्रूव करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और कौन सा ऐसा फिनोमिनन है जो लाइट के वेव नेचर के बारे में बताता हो? तो यहाँ पे बहुत सारे आंसर हो जाएंगे आपके। पहला आंसर होगा आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा तुम्हारा हो जाएगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। क्लियर है? चलो, ध्यान रखना कि ये जो 3 टॉपिक्स हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इसको हम लोग अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, बिकॉज काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा, तो इसको हम लोग अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तक बस ये बताए हैं
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आने के पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, राइट। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये समझें कि स्टडी ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं। स्टडी ऑफ लाइट को बोलते हैं ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिक्स बोलते हैं। इसके बाद जो आपका लाइट है वो क्या होता है? तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। बादल कुमार, डोंट वरी, है ना। जो आपको पढ़ा रहे हैं ये क्लास बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और जहाँ तक जरूरत पड़ेगा 11-12 तक भी हम जाएंगे, ठीक है। ओके, चलो। तो जो लाइट है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि स्टिमुलेट करता है आवर सेंस ऑफ साइट को। इसका दो नेचर होता है, डुअल नेचर होता है इसका, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर जो है ये किससे प्रूव होता है? ये प्रूव होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। और जो आपका वेव नेचर है ये किससे प्रूव होता है? ये प्रूव होता है तुम्हारे इंटरफेरेंस से, डिफ्रैक्शन से और पोलराइजेशन ऑफ लाइट से, पोलराइजेशन ऑफ लाइट से, ठीक है, राइट। चलिए एक सेकंड रुकना जरा, एक आई नीड अ फ्रेश पेज, एक मिनट रुकना। चलो, एक और चीज़ जान लो कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, राइट, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसके बारे में बताएं। अगर बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, है ना। तो ये जो फेनोमेनन है इट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। इट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। हर्ट्ज साहब ने इसको डिस्कवर किया था। इट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। लेकिन जिन्होंने इसको लॉन्च किया, प्रैक्टिकल तरीके से इसका इस्तेमाल किया, जिन्होंने इसको लॉन्च किया, उनका नाम क्या था? वो थे आपके आइंस्टाइन। आइंस्टाइन, वो कौन थे आपके? आइंस्टाइन, ठीक है। और इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 1921, 1921 में इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। क्लियर है? बिल्कुल प्रिंस, लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ वेव है ना। लाइट एक फॉर्म ऑफ वेव है। अभी बताएँगे हम, अभी बिल्कुल हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे जो हैं कॉमर्स वाले हैं और आर्ट्स वाले हैं, साइंस वाले भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा अनुमान लगा के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको कुछ नहीं आता, तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, इसके अलावा लाइट क्या है? तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है ठीक है। तो लाइट जो है आपका नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है। अब ये नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव जो है इसको समझते हैं पहले हम लोग, है ना। लाइट आपका नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले यहाँ पे आते हैं। आपको बताया था कि लाइट जो है वेव लाइट क्या एक तरह का वेव है। लाइट एक तरह का वेव है। और वेव क्या है? वेव एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वेव एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट एक तरह का वेव है और वेव क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब ये जो आपका वेव है हम लोग उसको दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जो आपका वेव है उसको हम लोग दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ द मीडियम। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ द मीडियम। और दूसरा दूसरा ऑन द दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ इन विच द डायरेक्शन ऑफ वेव इज मूविंग एंड इन विच द डायरेक्शन पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग, ठीक है। मतलब पहला नेसेसिटी ऑफ मीडियम के आधार पर हम लोग वेव को डिवाइड किए हैं, और दूसरा वाइब्रेशन के डायरेक्शन के आधार पर हम लोग वेव को डिवाइड किए हैं, ठीक है। अगर नेसेसिटी ऑफ द मीडियम के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगेन फर्दर डिवीजन किया गया है। नेसेसिटी ऑफ मीडियम के आधार पर आपका जो लाइट है, आपका जो वेव है, इसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। और वाइब्रेशन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, वाइब्रेशन के डायरेक्शन के आधार पे आपके वेव को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ठीक है। फिर से बताते हैं। आपको अभी बताए थे हम कि लाइट क्या होता है? एक तरह का वेव होता है ना। और वेव क्या है? एक तरह का एनर्जी होता है ना। वेव क्या होता है? एक तरह का एनर्जी होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। अब ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला कैटेगरी वो है कि नेसेसिटी ऑफ मीडियम के आधार पे, और दूसरा वाइब्रेशन के डायरेक्शन के आधार पे। अगर नेसेसिटी ऑफ द मीडियम के बारे में बात करें तो इस आधार पर हम लोग दो पार्ट में फिर क्लासीफाई किए हैं, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। और जो वाइब्रेशन है ना, जो वाइब्रेशन ऑफ डायरेक्शन है, इसके आधार पर हम लोग फिर दो पार्ट में क्लासीफाई किए हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा मैकेनिकल क्या होता है, नॉन मैकेनिकल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। अगर मैकेनिकल वेव के बारे में बात करें, अगर बात करते हैं मैकेनिकल वेव के बारे में, वेट, तो अगर बात करते हैं मैकेनिकल वेव के बारे में, तो वो वेव
वो वेव जिसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम चाहिए होता है, वो वेव जिसको एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने के लिए, जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। फॉर एग्जांपल आपका साउंड वेव हो गया, आपका साउंड वेव हो गया। साउंड वेव को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए, चलने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम चाहिए होता है ना? जो साउंड वेव है उसको प्रोपेगेट करने के लिए, मूव करने के लिए एक मीडियम का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, है ना? फॉर एग्जांपल आप अगर मून पे जाओगे तो आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगा। मून पे बेसिकली अगर आप 2 लोग गए हो, 2 एस्ट्रोनॉट गए हो और 2 लोग आपस में बात करो तो आपको एक दूसरे का आवाज़ सुनाई नहीं देगा, बिकॉज़ मून पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ प्रॉपर्ली एटमॉस्फेयर है नहीं। एटमॉस्फेयर है नहीं तो मीडियम नहीं है, और मीडियम नहीं है तो साउंड प्रोपोगेट नहीं करेगा। इसलिए वहाँ पे रेडियो सेट्स वगैरह डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं ताकि कम्युनिकेट कर पाएँ, है ना? फिर बात करते हैं हम लोग नॉन मैकेनिकल के बारे में। मैकेनिकल क्लियर हो गया ना? मैकेनिकल क्लियर है। मैकेनिकल सीधा-सीधा बात जान लो कि मैकेनिकल क्या है? वो वेव जिसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम का आवश्यकता पड़ता हो, राइट? उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, उसको बोलते हैं मैकेनिकल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका साउंड वेव। और नॉन मैकेनिकल क्या है? नॉन मैकेनिकल वो है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम का नीड नहीं हो, जिसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम का नीड नहीं है, ठीक है? सॉलिड, लिक्विड, गैस ना भी रहे तब भी ये ट्रैवल कर कर पाएगा, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लाइट हो गया। लाइट हो गया, तो लाइट क्या हो गया? लाइट अब क्या हो गया? लाइट नॉन मैकेनिकल वेव हो गया। लाइट क्या हो गया? नॉन मैकेनिकल वेव हो गया। इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट इज़ अ नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट इज़ अ नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है? अब ये यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव लिखा हुआ है, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है? आपको बताए थे कि वेव एक तरह का एनर्जी होता है ना? और इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, नेसेसिटी ऑफ द मीडियम और वाइब्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मीडियम, ठीक है? नेसेसिटी ऑफ द मीडियम के तौर पे इसको हम लोग फर्दर डिवाइड किए हैं 2 पार्ट में, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। वो जिसको मीडियम चाहिए होगा वो होगा आपका मैकेनिकल, और वो जिसको मीडियम नहीं चाहिए होगा वो क्या होगा? आपका नॉन मैकेनिकल, ठीक है? मैकेनिकल का एग्जांपल क्या हो गया? आपका साउंड वेव, बिकॉज़ इसको मीडियम चाहिए होता है प्रोपेगेट करने के लिए। और नॉन मैकेनिकल का एग्जांपल क्या हो गया? आपका लाइट वेव, जी, बिकॉज़ इसको मीडियम नहीं चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए, ठीक है? ओके। अब बात करते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड और ट्रांसवर्स वेव के बारे में, ठीक है? नाउ व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूडिनल वेव? वन वन व्हाट इज़ ट्रांसवर्स वेव? अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में बात करें तो सपोज़ मान लो, आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं, ये डायग्राम से ही समझ में आएगा ना? वेट करो। हाँ। सपोज़ मान लो कि वेव जो है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है। वेव इधर से इधर जो है ट्रैवल कर रहा है, ठीक है? वेव जो है इधर से इधर इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, इस तरफ ट्रैवल कर रहा है ना? और जो आपका वाइब्रेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है, ठीक है? वाइब्रेशन जो है वो भी यहीं पे हो रहा है ना? ठीक है? मतलब कि वाइब्रेशन भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, और जो वेव है वो भी इसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है, ठीक है? वेव जो है वो भी इसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट, पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। मतलब डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन, जिस तरफ वेव मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है ना? जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका वाइब्रेशन हो रहा है। जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात करें, ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात करें, तो वेव इधर मूव कर रहा है, वेव इधर मूव कर रहा है ना? वेव जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जो आपका वाइब्रेशन है, वो इस टाइप से हो रहा है, पैरेलली हो रहा है। वाइब्रेशन जो है, वो क्या हो रहा है? वेव्स के पैरेलली हो रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में बात करें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में बात करें, तो जिस डायरेक्शन में आपका वेव मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका वेव मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका वाइब्रेशन भी हो रहा है। उसी डायरेक्शन में आपका वाइब्रेशन भी हो रहा है। पहला देखो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, राइट? उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन भी हो रहा है। लेकिन ट्रांसवर्स में क्या हो रहा है? ट्रांसवर्स में क्या हो रहा है? जिस डायरेक्शन में आपका वेव मूव कर रहा है, उसके पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है। उसके पैरेलल डायरेक्शन में क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। ये डिफरेंस है। ऑल्दो इतना डिटेल में आपसे पूछेगा नहीं, है ना? इतना घुस के नहीं पूछेगा, बट ये बस समझाने के लिए कि लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? राइट? तो लॉन्गिट्यूडिनल का एग्जांपल क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल का एग्जांपल क्या हो गया? आपका साउंड हो गया। साउंड जो है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल हो गया। और ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल होगा आपका लाइट। लाइट जो है,
वो ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, लाइट ट्रांसवर्स वेव है। क्लियर है? ओके, क्या क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आई होप आपको मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स ये चारों चीजें क्लियर है, और आपको ये भी क्लियर है कि लाइट को हम लोग नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव क्यों बोल रहे हैं। बताइए भैया जी। कोई बायो के नोट्स दे सकता है, मैं ज्योग्राफी के नोट्स दे दूंगा चाहिए तो। अरे अभी पढ़ाई कर लो यार, हैं? ये पढ़ाई कर लो। अब जब ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, ज्योग्राफी में अर्थक्वेक वगैरह पढ़ोगे आप, तो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स इसको और डिटेल में पढ़ोगे आप लोग, है ना? टी वेव, एस वेव, बिल्कुल आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे इसको। ठीक है, चलो, ओके। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स यहाँ पर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब तक इंट्रोडक्शन चल रहा था, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़े, ये पढ़े कि लाइट क्या होता है, राइट, स्टडी ऑफ लाइट को ऑप्टिक्स बोलते हैं। इसके अलावा जो लाइट है, जो लाइट है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि हम लोग को हम लोग को स्टिमुलेट करता है, हम लोग देख पाते हैं इसके वजह से। इसका दो नेचर होता है, पहला आपका पार्टिकल नेचर, दूसरा आपका वेव नेचर। जो पार्टिकल नेचर है वो किससे प्रूव होता है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव होता है। और जो आपका वेव नेचर है ये आप पे किससे प्रूव होता है, तो ये आपके इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट से प्रूव होता है। ठीक है, इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन दिया, हर्ट्ज, डिस्कवर कौन किया, हर्ट्ज, लेकिन इसको प्रूफ कौन किया, आइंस्टाइन। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1921 में। इसके अलावा लाइट जो है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट जो है आपका नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है। और स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करें तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना? और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ध्यान रखना, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते दिखाई देगा। ठीक है, फिर आपको हम बताएं कि डिफरेंस क्या होता है मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के बारे में। यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि किसका एग्जाम्पल क्या है, मैकेनिकल का एग्जाम्पल क्या है, साउंड है, नॉन मैकेनिकल का एग्जाम्पल क्या है, लाइट है, लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल क्या है, साउंड है, ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल क्या है, आपका लाइट है। बस आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, चलो। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे एक सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, शिव कुमार यादव बोल रहे हैं, एनीवन नोज नेम ऑफ सर? सागर नाम है, सागर तिवारी। ठीक है, ओके। अभी हाँ बिल्कुल, अभी स्पैम मत करो, अभी पढ़ाई कर लो। ठीक है, जो भी डाउट होगा क्लास के बाद लेते हैं, है ना? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट रेज इन विच, देखो सीधा बात ये है कि आपका क्या है, ये आपका क्या है, प्लेन है, एक सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है। यहाँ से लाइट आ रहा है, टकरा रहा है और वापस चल जा रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। यहाँ पे लाइट टकरा रहा है और टकरा के वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है, जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जो लाइट आ रहा है वो हो गया आपका इंसिडेंट रे, टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड के रे के बीच में एक नॉर्मल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके बीच में एक नॉर्मल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जिसको बोलेंगे एन, जिसको बोलेंगे एन, जिसको बोलेंगे एन। ठीक है, क्लियर है? ये वाला जो एंगल बना आपका, ये जो आपका एंगल बना, देख रहे हो, ये जो आपका एंगल बना, जो कि नॉर्मल रे और आपका जो इंसिडेंट रे के बीच में, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो आपका एंगल बना, ये जो आपका एंगल बना, जो कि नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी प्लीज क्लास पे ध्यान दो, बिकॉज पूरा का पूरा टॉपिक ही जो है कंसेप्चुअल है, जो पूरा पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, पूरा पूरा टॉपिक कंसेप्चुअल है। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो आपसे सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ क्लास पे ध्यान दो। अभी जो भी आप लोग का डाउट है कि सर का नाम क्या है या फिर बायो का मेरे से ले लेना, है ना? और ज्योग्राफी का हम प्रोवाइड कर देंगे। ये सब जो भी बातें हैं वो क्लास के बाद करते हैं। ठीक है, तो क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट rays which falls on the surface of an object is known as reflection of light। लाइट एक जगह से आएगा,
एक ऑब्जेक्ट पे टकराएगा और वापस चला जाएगा। जो आ रहा है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो जा रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, राइट। इसके अलावा जो बीच का जो लाइन ड्रॉ होता है दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं नॉर्मल रे, है ना, नॉर्मल रे बोलते हैं। इसके बीच का जो एंगल है, राइट, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा बड़ा बड़ा क्लियरली, राइट। ये जो आपका एंगल बन रहा है, ये जो आपका एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि सिल्वर जो है, सिल्वर मेटल जो है, इट इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर जो है आपका बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, बहुत ही सिंपल है ना। अब बात करते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें तो दो लॉ होता है, पहला फर्स्ट लॉ, दूसरा सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो है ये क्या होता है आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। सिंपल बात है, ये आपका क्या है, प्लेन है, ये तुम्हारा क्या है, प्लेन है। यहाँ से क्या आया, लाइट आया, जो लाइट आएगा क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। इसके बाद टकराएगा, टकरा के वापस चला जाएगा, टकरा के वापस चला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ होगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल रे बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रे बोलेंगे। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं, तीनों के तीनों सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है, जो प्लेन है, इस पर तीनों के तीनों लाई कर रहे हैं, यही आपका फर्स्ट लॉ है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ये बोलता है फर्स्ट लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे और लाइज इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला जो एंगल बन रहा है आपका, ये जो एंगल बन रहा है, इसको आप बोल रहे थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमेशा बराबर रहेगा इससे, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, राइट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ही बराबर रहेगा, ठीक है, हमेशा बराबर रहेगा। ये बताओ स्नेल्स लॉ क्या होता है, एनीवन बताइए, स्नेल्स लॉ क्या होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे इमेज के बारे में, है ना, इमेज, प्रतिबिंब, है ना, हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं ना, प्रतिबिंब या छवि, है ना, बट फिजिक्स के टर्म में बोलेंगे प्रतिबिंब, फिजिक्स टर्म में बोलेंगे प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए, तो इमेज क्या होता है, इट इज द पॉइंट वेयर द लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन और आफ्टर द रिफ्रैक्शन, ठीक है। सिंपल सा कुछ ऐसा समझो इसको, इमेज को ऐसा समझो कि यहाँ से लाइट आ रहा है, ठीक है, ये आपका मिरर है, ये क्या है तुम्हारा, एक मिरर है, ये आपका मिरर है। ये लाइट आया, लाइट टकरा के इधर शिफ्ट हो गया, लाइट आया और टकराने के बाद इधर शिफ्ट हो गया। फिर यहाँ से एक लाइट आया, टकराने के बाद इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। दोनों लाइट कहाँ मिला, यहाँ पे मिला, दोनों लाइट जो है यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, राइट। एक और एग्जाम्पल ले लो, राइट, एक और एग्जाम्पल ले लो, ये वाला मिरर है, ये मिरर है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट आया, टकरा के इधर चला गया, और यहाँ से लाइट आया, टकरा के इधर चला गया। अगर नहीं टकराया हुआ होता तो कहीं इधर कहीं मीट करता, इधर कहीं मीट करता, इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं मीट करता, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे इट इज अ पॉइंट ऑफ लाइट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे लाइट रेज मिलेंगे और अपीयर्स टू मीट, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो लाइट रेज मिल रहे हैं और या फिर अपीयर्स टू मीट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं इमेज, ठीक है, उसको बोलते हैं इमेज। अब ये इमेज दो तरह का होता है, पहला होता है रियल इमेज, दूसरा होता है आपका वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, दो तरह का इमेज होता है, पहला रियल और दूसरा क्या होता है, वर्चुअल, ठीक है, राइट। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, रियल इमेज क्या होता है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वो इमेज जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सको उसको बोलते हैं हम लोग रियल इमेज, और वो जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन ना कर सको उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज, है ना, वर्चुअल इमेज। अब दोनों के हम लोग डिफरेंस को साफ साफ देख लेंगे, ठीक है, दोनों के डिफरेंस को हम लोग देखेंगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है, क्लियर है। चलो बात करते हैं रियल इमेज के बारे में, तो व्हेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, है ना, राइट। यहाँ पे जो लाइट है, यहाँ पे जो लाइट रेज हैं, ये क्या करेंगे, एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगे, दे विल एक्चुअली इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट,
इसको बोलेंगे रियल इमेज, इसको बोलेंगे रियल इमेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा लाइट एक्चुअली यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लाइट एक्चुअली यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, राइट। तो यहाँ पे इमेज बन रहा है, जो इमेज बन रहा है वो क्या आपका रियल इमेज है, यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो क्या आपका रियल इमेज है। बट यहाँ पे एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे अपीयर्स टू मीट हो रहा है, यहाँ पे अपीयर्स टू मीट है, तो ये क्या आपका वर्चुअल है, ये क्या है वर्चुअल है, यहाँ पे क्या है वर्चुअल है, ठीक है। तो लाइट अगर एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पे, उसको बोलेंगे रियल इमेज, ठीक है। एंड व्हेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू कट, है ना, अपीयर्स टू कट, या फिर अपीयर्स अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट, या फिर अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, उसको बोलेंगे हम लोग वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। जो आपका रियल इमेज है, जो तुम्हारा रियल इमेज है, राइट, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। वो जो आपका वर्चुअल इमेज है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है, राइट। जो आपका रियल इमेज है ये क्या होगा आपका इन्वर्टेड होगा, ये क्या होगा इन्वर्टेड होगा, और जो वर्चुअल इमेज है ये क्या होगा आपका इरेक्ट होगा। रियल इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज विल बी इरेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका रियल इमेज का एग्जांपल हो गया सिनेमा स्क्रीन, है ना, सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन। और जब आपका वर्चुअल इमेज हो गया, राइट, ये क्या होता है बेसिकली इमेज फॉर्म्ड ऑन द प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड ऑन द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। क्लियर है क्या, क्या क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर से लाइट जो है कैसे रिफ्लेक्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं, और जब हो रहा होता है तो यहाँ पे क्या क्या इमेज फॉर्म हो जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर आर, जो इमेज जो कि प्लेन मिरर से फॉर्म होंगे वो क्या होंगे आपके वर्चुअल होंगे, इरेक्ट होंगे, सेम साइज के होंगे, है ना, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, राइट, और लैटरली इन्वर्टेड होंगे, ठीक है। तो पहला चीज ध्यान रखना कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है प्लेन मिरर में वो क्या होगा वर्चुअल होगा, वर्चुअल आपको बताया तभी क्या होता है, इरेक्ट होगा, सेम साइज का होगा। देखो यहाँ पे प्लेन मिरर लगा हुआ है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है प्लेन मिरर लगा हुआ है, और प्लेन मिरर में यहाँ पे जो इंसान है, सपोज मान लो ये इंसान 6 फीट का है ना, ये इंसान जो है 6 फीट का है, 6 फीट का है, तो ये इंसान भी जो है ये भी आपका 6 फीट का ही होगा, ये भी आपका 6 फीट का ही होगा, ठीक है, सेम साइज का होगा। राइट। तो अगर सिल्वर मेटल बेस्ट होता है तो गर्मियों में छत पे सिल्वर मेटल का कोटिंग नहीं करवा सकते। पहला बात तो मेटल का स्पेलिंग METTLE नहीं होता है, ठीक है। दूसरा बात ये है कि बहुत पैसा है तो करवा लो, ठीक है, पूरे छत पे सिल्वर मेटल जो है वो लगवा लो, बिछवा लो, है ना। तो पहला बात, पहला चीज क्या है, अरे एक वाइट पेंट होता है ना, क्या बोलते हैं उसको याद नहीं आ रहा, वाइट वाइट एडेसिव क्या होता है एक, उसको भी अगर आप छत पे डलवा लोगे ना तब भी बहुत सारा लाइट आपका रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, तब भी आपका बहुत सारा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। सिल्वर मेटल बिछाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो पहला आपका जो पहला जो इमेज फॉर्म होगा वर्चुअल होगा, दूसरा होगा इरेक्ट होगा, तीसरा क्या होगा सेम साइज का होगा, सेम साइज का होगा, चौथा क्या होगा सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। मतलब कि अगर इनके बीच में दूरी जो है, राइट, अगर दो लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में जो दूरी है, इनके बीच में दूरी जो अगर मान लो कि 5 मीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो दूरी होगा वो भी 5 मीटर का ही होगा, यहाँ पे जो दूरी होगा वो भी 5 मीटर का ही होगा, ठीक है। और लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। लैटरली इन्वर्टेड मतलब कि अगर आप लेफ्ट वाला हाथ उठाओगे तो आपको मिरर में जो आपको दिखेगा, आपका जो भाई दिखेगा मिरर में वो आपका राइट वाला हाथ उठाएगा, ठीक है। बिल्कुल अभिषेक, धीरे धीरे चोरी हो जाएगा है, भारत में रहते हैं हम लोग, सुबह उठोगे मेटल गायब। चलिए, क्लियर है क्या, ओके, ठीक है। तो लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या होता है कि आप अगर लेफ्ट हैंड उठाओगे तो राइट हैंड मिरर में उठेगा, और राइट उठाओगे तो लेफ्ट उठेगा। ऑल तो आपको पता ही चलता बट ऐसा होता है ना। आपको ये पता कब चलेगा, जो आप लेफ्ट हैंड मत उठाओ, आप क्या करो मिरर के सामने जो है ये जाके एक पेपर में लिखो ब्राउन और मिरर के सामने शो करो उसको, एक पेपर में लिखो ब्राउन और उसको मिरर के सामने शो करो, ठीक है, राइट। तो क्या होगा आपका जो बी है, आपको जो बी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यूँ दिखाई दे रहा है, वो आपको यूँ दिखाई देगा मिरर में। जो आपका आर आपने लिखा है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा,
ओ तो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देगा, डब्ल्यू भी नॉर्मल दिखाई देगा थोड़ा बहुत, और एन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे राइट हैंड उठाया जा रहा है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड उठ रहा है ना। आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस है, राइट, जो एम्बुलेंस है उसके ऊपर पहले से जो लिखा होता है, जो एम्बुलेंस लिखा होता है वर्ड, वो लैटरली इन्वर्टेड ही लिखा होता है, वो ऑलरेडी लैटरली इन्वर्टेड लिखा होता है। लैटरली इन्वर्टेड इसलिए लिखा रहता है ताकि जो सामने वाली व्हीकल है, जो व्हीकल सामने जा रही है, जो गाड़ी एम्बुलेंस के सामने जा रही है, ये एक कार है, ये एक कार है ना, राइट, कार ही मान लो इसको, एम्बुलेंस ही मान लो, राइट। तो यहाँ पे जो एम्बुलेंस है वो लैटरली इन्वर्टेड लिखा होता है ताकि जो सामने जो गाड़ी जा रही है, सामने जो गाड़ी जा रही है, उसका जो मिरर है, वहाँ पे जो एम्बुलेंस है वो साफ साफ सीधे इस तरह से दिखाई दे, इस तरह से दिखाई दे। क्लियर है, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। In order to see the full length image, a person requires a plane mirror which is half on its edge, on its side। मतलब ये कि तुम लोग को बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है क्या? अगर बैकग्राउंड से ठोकने पीटने का आवाज आ रहा है ना तो इग्नोर करो, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ठीक है, हमारे मोहल्ले में लोग कुछ ज़्यादा ही अमीर हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई आके घर बनाना स्टार्ट कर देता है। बगल में ही काम चल रहा है, डिस्टर्ब मेरे को भी हो रहा है कंस्ट्रक्शन के काम से। चलो, तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू सी द फुल लेंथ इमेज अ पर्सन रिक्वायर्स अ प्लेन मिरर विच इज हाफ ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, सिंपल सिंपल बात ये जान लो कि अभिषेक राय बोल रहे हैं कोई ठोक रहा है। हाँ, ठीक है, सिंपल बात ये जान लो कि मान लो कि यहाँ पे मान लो आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आप मान लो खड़े हो, ठीक है, और आपके पास एक मिरर है, आप लगभग 6 फीट के हो, तो आपके पास जो मिरर है वो कितना बड़ा होना चाहिए कि आप प्रॉपर्ली खुद को देख सको, बताओ, बताओ। परमार से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बताओ, अगर आपका हाइट 6 फीट है, राइट, तो जो मिरर का हाइट है वो एटलीस्ट हाफ होना चाहिए, है ना, तब आपको आपका फुल लेंथ इमेज दिखेगा। अ पर्सन रिक्वायर्स अ प्लेन मिरर विच इज हाफ ऑन इट्स ओन एज ऑफ इट्स ओन हाइट। अगर आपका हाइट 6 फीट है तो जो आपका मिरर है वो हाफ होना चाहिए, तब जाके आप अपने प्रतिबिंब को मिरर में शांति से प्रॉपर्ली पूरा देख पाओगे। ठीक है, चलो, बिल्कुल जानवी 3 फीट, शरण बोल रहे हैं हाफ चाहिए बिल्कुल, है ना। सर बहुत पंचुअल लेबर है, हमारे इधर तो 9-10 बजे से पहले नहीं आते। सही है भाई, ये सुबह सुबह 7 बजे से आ गए हैं, पता है, 7 बजे ठोक पीट कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। इफ अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू द एंगल ऑफ थीटा। अगर एक प्लेन मिरर है, ये मान लो प्लेन मिरर है, इसको अगर आप थीटा के एंगल से रोटेट करो, है ना, अगर एक प्लेन मिरर है उसको आप थीटा एंगल से रोटेट करो तो जो रिफ्लेक्टेड रहे वो 2 थीटा पे टर्न होगा। ध्यान रखना, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कितना पे टर्न होगा, 2 थीटा पे डबल हो आता है। अगर आप 2 थीटा पे टर्न करोगे तो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा आपका 4 थीटा। ठीक है, चलो, इसके अलावा पर्सन मूव विद द वेलोसिटी ऑफ वी। मतलब यहाँ पे जो इंसान है ये आपको दिख रहा है, राइट, अगर ये वी के स्पीड से आगे बढ़ता है, मान लो कि वी के स्पीड से आगे बढ़ता है, तो जो मिरर में आदमी है ये 2 वी के स्पीड से आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये 2 वी के स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो मिरर में जो इंसान है, जो प्रतिबिंब है, वो आपके 4 वी के स्पीड से आगे बढ़ता दिखाई देगा। ठीक है, तो वही बात लिखा हुआ है, अ पर्सन मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ वी टुवर्ड्स द प्लेन मिरर, हिज इमेज मूव्स टुवर्ड्स हिम विद द वेलोसिटी ऑफ 2 वी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान रखना। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखोगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, मूविंग अहेड। अब बात करेंगे मल्टीपल इमेज के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी एक मिनट। मल्टीपल इमेज के बारे में बात करें तो व्हेन 2 मिरर्स आर केप्ट इंक्लाइंड एट एन एंगल देन द मल्टीपल इमेज इज फॉर्म बिटवीन देम।
अगर आप दो मिरर को किसी एंगल पे फिक्स कर दो, ठीक है, ये पहला मिरर है, ये पहला मिरर है और ये सेकंड मिरर है। इन दोनों मिरर को किसी एक प्रॉपर एंगल पे आप फिक्स कर दो, किसी एक एंगल पे फिक्स कर दो, तो क्या होगा, आपको बहुत सारे मल्टीपल इमेज दिखाई देंगे, आपको मल्टीपल इमेज दिखाई देंगे, आपको मल्टीपल इमेज दिखाई देंगे। अगर दो मिरर को आप एक प्रॉपर इंक्लाइंड एंगल पे फिक्स करो तो आपको मल्टीपल इमेज दिखाई देते हैं, ठीक है। राइट, अब सवाल आता है कि इमेज कितने होंगे, कितने इमेज फॉर्म होंगे, राइट, कितने एंगल पे फॉर्म पे रखेंगे हम लोग तो कितने इमेज फॉर्म होंगे, इसके बारे में बात करें तो इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है n = 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा -1, ठीक है, 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा -1, राइट। तो 360 डिग्री डिवाइड बाई, मान लो कि दोनों दो मिरर है, पहला मिरर दूसरा मिरर, ये आपका फर्स्ट मिरर है और ये आपका सेकंड मिरर, फर्स्ट मिरर एंड सेकंड मिरर। इन दोनों के बीच का थीटा जो है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, इन दोनों के बीच का थीटा का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है, राइट। तो 360 डिवाइड बाई 60 -1 अगर आप करते हो तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, कितना आएगा, 5 आएगा। तो जो इमेज फॉर्म होगा, जो इमेज फॉर्म होगा कितना इमेज बनेगा, 5 इमेज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल बात ये बताया गया है कि मल्टीपल इमेज क्या होता है, ये पहला मिरर और दूसरा मिरर, फर्स्ट मिरर और दूसरा, दो मिरर, दोनों मिरर को, अगर दोनों मिरर को हम लोग किसी पर्टिकुलर एंगल पर रखते हैं, इन दोनों मिरर को हम लोग किसी पर्टिकुलर एंगल पर रखते हैं तो हम लोग को मल्टीपल इमेज फॉर्म होते दिखाई देगा, मल्टीपल इमेज फॉर्म होते दिखाई देगा। अब ये मल्टीपल इमेज कितना होगा, यह मल्टीपल इमेज कितना होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 35 होगा, 40 होगा, इन्फिनाइट होगा, ये कितना होगा, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि ये एंगल का वैल्यू कितना है, दो मिरर के बीच का जो एंगल का वैल्यू कितना है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है ये। फॉर एग्जांपल अगर दोनों मिरर के बीच का एंगल 60 है, राइट, तो कितना इमेज फॉर्म होगा, 5 इमेज फॉर्म होगा, कितना इमेज फॉर्म होगा, 5 इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, राइट, है ना। अच्छा, एक और चीज़ मानते हैं कि मान लो कि सर थीटा जितना कम उतना ज़्यादा इमेज, हाँ सिंपल बात है, 360 डिवाइड बाई थीटा -1, ठीक है, राइट। चलो क्लियर है। थीटा बेसिकली क्या है, थीटा बेसिकली एंगल है ना, थीटा एंगल है, ओके। चलो अब बात करते हैं पेरिस्कोप के बारे में, अब बात करते हैं पेरिस्कोप के बारे में। पेरिस्कोप के बारे में बात करें, फिर से मल्टीपल इमेज समझा दीजिए, ओके। मल्टीपल इमेज कुछ नहीं, देखो मल्टीपल इमेज ये होता है कि एक मिरर यहाँ पर रखे, इस टाइप से रखें, और दूसरा मिरर जो है इधर रखें, दूसरा मिरर इधर रखें, दोनों मिरर के बीच का एक एंगल होगा, दोनों मिरर के बीच का कोई तो एंगल होगा, थीटा मतलब कोई तो एंगल होगा यहाँ पे, है ना, किसी एंगल पे रखा होगा, राइट, किसी एंगल पे रखा होगा। तो ये कितने एंगल पे रखा होगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना नंबर ऑफ इमेज आपको दिखाई देगा, कितना नंबर ऑफ इमेज आपको दिखाई देगा, ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पेरिस्कोप के बारे में। अच्छा ये बताओ कि किस एंगल पे रखेंगे हम लोग तो हम लोग को इन्फिनाइट इमेज मिलेगा, ये बताना जरा, किस एंगल पे रखेंगे तो हम लोग को इन्फिनाइट इमेज मिलेगा, ये बताओ, किस एंगल पे रखेंगे तो हम लोग को इन्फिनाइट इमेज मिलेगा, ये बताओ। बोलो, बताओ, बिल्कुल, है ना, जीरो, है ना, बिल्कुल जीरो, ठीक है। चलिए, जब इन्फिनाइट इमेज बनता है ना तो क्या लगता है कि जो दुकान है वो काफ़ी बड़ा है, आप सलून के यहाँ पे गए हो, सलून दुकान में गए होगे आप, सलून, है ना, हेयर कटिंग वगैरह के लिए, तो आप देखोगे कि लगता है दुकान बहुत बड़ा है, दो कांच होता है, राइट, दो कांच होता है, और आपको आपका मल्टीपल प्रतिबिंब दिखता है, मल्टीपल इमेज दिखता है, सामने वाले मिरर में भी और पीछे वाले मिरर में भी, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, वहाँ पे जो इमेज का जो एंगल है, दो इमेज के बीच का जो एंगल है वो क्या रहता है, जीरो रहता है ना। तो 360 डिवाइड बाई जीरो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट होता है। तो इसके वजह से लगता है दुकान काफ़ी बड़ा है, बहुत सारा इमेज आपको दिखाई देता है, मल्टीपल इमेज दिखता है आपको, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पेरिस्कोप के बारे में, अब बात करते हैं पेरिस्कोप के बारे में। तो पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप कुछ इस टाइप से डिवाइस होता है, आपको दिखाई दे रहा है, पेरिस्कोप कुछ इस तरह का डिवाइस होता है जहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हो जो आपके लाइन ऑफ साइट से दूर है, आप उन चीज़ों को देख पाओ जो आपके लाइन ऑफ साइट से दूर है। सपोज मान लो कि यहाँ पे
संदीप है ना, संदीप सिंह जो यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे मान लो संदीप सिंह खड़े हैं, ठीक है। संदीप सिंह यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे छत के ऊपर, कोई और खड़ी है ना, यहाँ पे छत के ऊपर कोई और खड़ी है। लेकिन जो खड़ी है इसके पापा ने क्या किया, संदीप सिंह और इनके घर के बीच में, संदीप सिंह का छत है और ये इनका छत है, ठीक है। अब इनके पापा ने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक दीवार बना दिया गया, इन दोनों के बीच में क्या किया गया, एक दीवार बना दिया गया, सामाजिक दीवार, है ना। इनके बीच में एक सामाजिक दीवार बना दिया गया। तो होगा क्या, यहाँ पे संदीप क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे क्या करेगा, ये बंदा जो है ये पेरिस्कोप का इस्तेमाल करेगा, है ना। ही विल यूज पेरिस्कोप। इस टाइप से एक डिवाइस होता है पेरिस्कोप, इस टाइप से एक डिवाइस होता है, ठीक है, राइट। रुको इसका छत ऊंचा करने दो, छत काफी नीचे हो गया है, तो ये लड़की यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, छत यहाँ पे है। तो संदीप सिंह को क्या होगा, संदीप सिंह बेसिकली पेरिस्कोप के थ्रू यहाँ पे इसको देख पाएगा ना, सामाजिक दीवार के आर पार जो है इसको देख पाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इट इज अ डिवाइस थ्रू विच अ पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर आउट ऑफ द डायरेक्ट साइड के बिल्कुल अंबुजा सीमेंट का दीवार है ना। तो साइड जो डायरेक्टली साइड में नहीं आता उसको भी हम लोग देख पाते हैं किसके थ्रू, पेरिस्कोप के थ्रू, ठीक है, क्लियर है। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है बेसिकली और तार मतलब छत तापने में, देखने में। इसके अलावा बंकर्स में इस्तेमाल होता है, जो बंकर्स में सिपाही लोग होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप मारो सबमरीन के अंदर में हो तो सबमरीन में क्या होता है, इस टाइप से पेरिस्कोप बना होता है जिसके थ्रू आप ऊपर में जो कौन सी बोट वगैरह है वो आप देख सकते हो, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सी द ओवरहेड ऑफ द क्राउड। भीड़ भड़ाका में अगर आप भीड़ भाड़ में वाले एरिया में हो तो आप पेरिस्कोप के थ्रू जो है क्राउड का ओवरहेड जो है देख सकते हो, ठीक है, राइट। इट इज यूज्ड बाय द सोल्जर सेटिंग इन द बंकर्स। इट इज यूज्ड इन सबमरीन टू सी द सरफेस वाटर, ठीक है, क्लियर है। चलो, अच्छा एक और सवाल याद, दो सवाल आया था एग्जाम में, दो सवाल आया था। पहला सवाल तो ये था कि जो पेरिस्कोप होता है, सपोज मान लो ये आपका पेरिस्कोप है, ये आपका मान लो क्या है, पेरिस्कोप है ना, ये पेरिस्कोप है। एक मिरर यहाँ लगा होता है और दूसरा मिरर जो यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। एक मिरर यहाँ पे लगा होता है, दूसरा मिरर जो यहाँ पे लगा होता है। बुक में बहुत सिंपली बोला होता है कि जो मिरर लगा होता है वो 45 डिग्री एंगल पे लगा होता है, जो मिरर्स है वो 45 डिग्री के एंगल पे लगा हुआ है, ठीक है, राइट, है ना। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन ये था कि जो दो मिरर लगे हुए हैं, राइट, दो मिरर का इस्तेमाल होता है, पहला मिरर दूसरा मिरर। तो जो दो मिरर का इस्तेमाल हो रहा है, ये मिरर कितने डिग्री के एंगल पे लगे हुए हैं, ये सवाल पूछा हुआ था। और हम देख रहे थे कि बहुत लोगों ने वहाँ पे 45 डिग्री को सही मार्क करा था, सबका आंसर वहाँ पे रॉन्ग था। इवन बहुत सारे एजुकेटर जो हैं वो लोग 45 डिग्री को आंसर सही बता रहे थे, वो भी आपका गलत था। गलत क्यों था, गलत इसलिए था कि जो आपका पेरिस्कोप में जो मिरर लगा हुआ है ये 45 डिग्री एंगल पे तो है, लेकिन किसके साथ है 45 डिग्री एंगल पे, ये पाइप के साथ है, 45 डिग्री के एंगल पे है, 45 डिग्री के एंगल पे है, राइट। लेकिन अगर इन दोनों मिरर के बारे में बात करें, राइट, तो इनके बीच में कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्री है, ये पैरेलली लगे हुए हैं, 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, बिल्कुल अभिषेक जानवी, ये पैरेलल लगे हुए हैं, तो 0 डिग्री आंसर होना चाहिए था, बहुत लोगों ने 45 डिग्री आंसर मारा था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, पेरिस्कोप में दो मिरर लगे होते हैं, ऑब्वियसली सबको पता है पेरिस्कोप में दो मिरर लगा होता है, लेकिन जो दो मिरर लगा हुआ है, वो 45 डिग्री एंगल पे किसके साथ है, पाइप के साथ है, ठीक है। ये मिरर नंबर 1 और ये आपका मिरर नंबर 2, राइट। ये 45 डिग्री एंगल किसके साथ बना रहा है, ये पाइप के साथ बना रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर दोनों दोनों मिरर के बारे में पूछेगा, दोनों मिरर का एंगल पूछेगा तो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री, ठीक है। सर 2019 में आया था ये क्वेश्चन, मैंने कल ही देखा था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कैल्डियोस्कोप के बारे में, पेरिस्कोप पढ़ लिए, अब बात करेंगे कैल्डियोस्कोप के बारे में। कैल्डियोस्कोप क्या है, तो एक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल ग्लास के पीस लगे होते हैं और सारे ग्लास के पीस जो है कलरफुल होते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर मल्टीपल ग्लास के पीस लगे होते हैं और सारे ग्लास के पीस जो है वो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। होता क्या है कि जो ये वाला पार्ट है, राइट, इसका एक पार्ट जो है मूव करता है, एक पार्ट क्या होता है, मूव करता है। तो एक पार्ट को अगर आप मूव करोगे, रोटेट करोगे ना,
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल इमेज फॉर्म होंगे, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल इमेज फॉर्म होंगे, बहुत सारे ग्लास के वजह से कलरफुल पैटर्न आपको दिखाई देगा, बहुत सारे ग्लास के वजह से, कलरफुल ग्लास के वजह से आपको बहुत सारे कलरफुल पैटर्न दिखाई देंगे। ये वाला हो गया, इस टाइप का हो गया, इस टाइप के आपको कलरफुल पैटर्न जो है दिखाई देंगे, ठीक है। और इसको देख के जो बेसिकली जो लोग डिज़ाइन वगैरह करते हैं ना, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो डिज़ाइनर होते हैं, उनको अपना आइडिया मिलता है, उनको नया पैटर्न का आइडिया मिलता है, उनको नया पैटर्न का आइडिया लगता है। क्लियर है? ठीक है। सर समझ नहीं आया, रुको फिर से बताते हैं। कैलिडोस्कोप क्या होता है बेसिकली, ठीक है। कैलिडोस्कोप क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ग्लास होल है ना। रुको दिखाते हैं। ये यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे स्मॉल होल बना हुआ है, यहाँ पे स्मॉल होल बना हुआ है ना, यहाँ पे स्मॉल होल बना हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे क्या है, बहुत सारे ग्लास के पीस दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे कलर्ड ग्लास के पीस दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ये वाले पार्ट को आप रोटेट करोगे, शायद ये, सॉरी, ये वाला पार्ट को रोटेट करोगे, इस पार्ट को रोटेट करोगे तो क्या होगा, बहुत सारे आपको ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनते दिखाई देंगे, बहुत सारे आपको ब्यूटीफुल पैटर्न्स जो है इन कलरफुल ग्लास के वजह से बनते आपको दिखाई देंगे, जिसके थ्रू जो आर्टिस्ट हैं उनको आइडिया मिलता है अपने नए आर्ट के लिए डिज़ाइन बनाने का, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना कि कैल्डियोस्कोप में जो है 3 मिरर का इस्तेमाल होता है, कैल्डियोस्कोप में 3 मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, पेरिस्कोप में 2 मिरर इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे 3 मिरर का इस्तेमाल होता है, 60 डिग्री पे होते हैं सारे के सारे। क्लियर? चलिए, तो इट इज यूज्ड बाय डिजाइनर्स और आर्टिस्ट टू गेट द आइडिया ऑफ न्यू पैटर्न, है ना। क्लियर है क्या? पीछे वाला बोला था पेरिस्कोप, पेरिस्कोप, ओके ओके, अच्छा पेरिस्कोप पूछे थे ये पूछे थे क्या? देखो पेरिस्कोप सिंपल है कि इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पेरिस्कोप बेसिकली इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। और इससे क्या होता है कि जो चीज़ आपके आँख से दूर है, आपके लाइन ऑफ साइट से दूर है, उसको आप इज़िली देख पाते हो, उसको आप इज़िली देख पाते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ अगर है और आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप इज़िली यहाँ पे बैठे-बैठे यहाँ जो है उसको आप देख सकते हो, ठीक है। ये होता है पेरिस्कोप। इसमें 2 ग्लास होता है, इसमें 2 ग्लास का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और दोनों ग्लास जो है 45 डिग्री एंगल पे रहता है विथ पाइप, पाइप के साथ जो है 45 डिग्री के एंगल पे रहता है। लेकिन इस दोनों ग्लास को तुम नोटिस करो तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, दोनों ग्लास जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, दोनों ग्लास एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, दोनों ग्लास एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। और पाइप के साथ जो है 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, दैट्स इट। ये किस काम आता है, तो ये ओवर हेड ऑफ द क्राउड को देखने में काम आता है, जो सोल्जर्स बंकर में बैठे हुए हैं उनके काम आता है, राइट। ये सबमरीन में काम आता है, ठीक है, सबमरीन में काम आता है, ठीक है। एक इंसान दूसरे इंसान को देख सके उसमें काम आता है ये, ठीक है। सर पेरिस्कोप तो स्कूल के टाइम में प्रोजेक्ट में बनाया था, बढ़िया, उसको रखो, काम आएगा, ठीक है, रखो, इस उम्र में काम आएगा, है ना, अंबुजा सीमेंट टापने में काम आएगा वो। चलिए आगे बढ़े, आगे बात करते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। अब बात करते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में। देखो मिरर दो तरह का होता है, मिरर जो है दो तरह का होता है, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे हम लोग स्फेरिकल मिरर को समझेंगे, स्फेरिकल मिरर को समझेंगे और ये देखेंगे कि ये भी दो तरह का है, जो आपका स्फेरिकल मिरर है ये भी दो तरह का है, ठीक है। सर 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 आपके घर भेज देते हैं, आपके बच्चे के लिए काम आएगा अभी, बच्चे क्या ही बोले शादी भी नहीं हुआ यार, बिना शादी के कहीं होंगे तो होंगे, है ना, शादी तो अभी नहीं हुआ है। तो स्फेरिकल मिरर जो है दो तरह का होता है, पहला आपका होता है कनकेव, जिसको आप कन्वर्जिंग मिरर बोलते हो, और दूसरा होता है कन्वेक्स, जिसको आप डाइवर्जिंग मिरर बोलते हो, ठीक है। पहला होता है कनकेव, जिसको आप कन्वर्जिंग बोलते हो, दूसरा होता है कन्वेक्स, जिसको आप डाइवर्जिंग बोलते हो। अब पहला सवाल आता है कि कनकेव को कन्वर्जिंग काहे बोलते हैं और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग काहे बोलते हैं, पहला सवाल ये आता है, राइट। तो उसको हम लोग सॉल्व कर समझते हैं पहले, इसको हम लोग समझते हैं। ये आपका मिरर हो गया, ये आपका मिरर हो गया, ठीक है, राइट, मिरर हो गया। अब ये मान लो एक मिरर है ना, और इस मिरर में आप इधर से देखोगे, इस मिरर में अगर आप इधर से देखोगे, इस मिरर को आप अगर इधर से देखोगे तो केव की तरह दिखाई दे रहा है, केव की तरह दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, राइट। इधर इस साइड पॉलिश कर दो, इस साइड पॉलिश कर दो तो इधर से आपको दिखाई देगा, तो इसको बोलेंगे कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। और अगर इसी मिरर को, अगर आप इसी मिरर को, है ना, इसी मिरर को इधर से पॉलिश कर दो, इधर से पॉलिश कर दो और यहाँ से देखो तो इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, ठीक है। पहला बात तो कनकेव
और कन्वेक्स का डिफरेंस जो है क्लियर होना चाहिए। कनकेव और कन्वेक्स का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ऐसे याद कर लेना कि ये मिरर है, ये मिरर है, इसको बाहर से पॉलिश कर दो और यहाँ से केव की तरह दिखाई दे रहा है, गुफा की तरह दिखाई दे रहा है ना, राइट। तो इसको बोलेंगे कनकेव मिरर। और इसी मिरर को जो है हम लोग इस तरफ से देखेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। इसी को हम लोग इधर से देखें तो क्या होगा, कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है क्या? चलो अब देखो, अब ये मान लो कि आपके पास एक मिरर है, ये तुम्हारे पास मिरर है, और ये कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है ये बताओ? कनकेव मिरर है, यहाँ पर कनकेव मिरर है। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया, टकराया और इधर शिफ्ट हो गया। फिर यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया, टकराया और इधर शिफ्ट हो गया, है ना, राइट। तो दोनों रे ऑफ लाइट क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। दोनों रे ऑफ लाइट जो है कन्वर्ज हो रहे हैं, दोनों यहाँ मिल रहे हैं, इनका मिलन यहाँ पे हो रहा है, इनका मिलन यहाँ पे हो रहा है। तुम्हारा नहीं हो पा रहा है, लाइट का हो जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे दो रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, ये कनकेव मिरर है। क्योंकि ये कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर में क्या हो रहा है, लाइट कन्वर्ज कर रहे हैं, लाइट कन्वर्ज कर रहे हैं। कनकेव मिरर में लाइट जो है कन्वर्ज कर रहे हैं, इसीलिए कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्लियर है, इसीलिए कनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, वेयर एज अगर कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें, अगर हम लोग बात करें कन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है, तो सपोज कर लो कि ये आपका कन्वेक्स मिरर है, दिस और कन्वेक्स मिरर। इसको अंदर से पेंट कर दो, अंदर से पेंट कर दो, क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया। कन्वेक्स मिरर हो गया, लाइट यहाँ से आया, लाइट यहाँ से आया, टकराया, टकरा के कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। यहाँ से एक और रे ऑफ लाइट आया, टकराया, क्या हुआ, इधर चला गया, टकराया, क्या हो गया, इधर चला गया, है ना, टकरा के इधर चला गया। ठीक है, राइट। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे दूरी बढ़ गया, है ना। ये रे ऑफ लाइट और ये रे ऑफ लाइट में पहले दूरी इतना था, लेकिन अब क्या हुआ, अब दूरी जो है बढ़ के यहाँ पे हो गया, दूरी इतना बढ़ गया, कन्वर्ज हो गया, सॉरी डाइवर्ज हो गया, है ना, डाइवर्ज हो गया, दूरी बढ़ गया, है ना। आपके रिलेशन में कोई ना कोई ऐसा होगा, ये आप हो, ये आपकी वाली हैं, और इनके बीच में कोई ना कोई लड़का या लड़की होगा, है ना, जो क्या कर रहा है, जो आप दोनों को डाइवर्ज कर रहा है, अलग कर रहा है, दूर कर रहा है, राइट। या आपके रिलेटिव में कोई ना कोई होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ये क्या करता है, दो रे ऑफ लाइट को दूर करता है, दो रे ऑफ लाइट को दूर करता है। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर में क्या हो रहा था, ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट है, ये सेकंड रे ऑफ लाइट है, दोनों कन्वर्ज कर रहे थे, कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर जो है कन्वर्ज करवाते हैं, इसलिए कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन जो आपका कन्वेक्स मिरर है, जो आपका कन्वेक्स मिरर है, यह क्या कर रहा है, ये दूर कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, दूर कर रहा है ना, डाइवर्ज कर रहा है, दूर कर रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है क्या? तो कन्वर्जिंग मिरर, कन्वेक्स को कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, और सॉरी कनकेव को कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, क्या क्लियर है? चलिए, ओके, है ना। अब कुछ टर्म्स पे आते हैं, ये टर्म्स आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अपर्चर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, ये सब क्या होता है आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग चार्ट देखने वाले हैं, ये चार्ट देखने वाले हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इन सारे के सारे टर्म्स को समझ के रखो। ठीक है, क्लियर, चलिए। तो सबसे पहला टर्म आपके सामने आएगा वो होगा अपर्चर। सबसे पहला टर्म जो आपके सामने आएगा वो क्या है, अपर्चर। अपर्चर क्या है, पोर्शन ऑफ मिरर, ये क्या है, मिसर लिख दिया है, पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। मिरर का वो हिस्सा, मिरर का वो पार्ट जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस होता है, मिरर का वो पार्ट जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसको बोलते हैं अपर्चर। मिरर का वो भाग जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसको बोलते हैं अपर्चर। पोल क्या होता है, सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। ये आपका मिरर था, ये आपका मिरर था, ये आपका मिरर था, और मिरर में ये वाला हम लोग लाइन मार दिए, मतलब कौन सा मिरर हो गया ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर, सॉरी कनकेव मिरर, केव बन गया ना, केव बन गया, मतलब ये क्या हो गया आपका कनकेव मिरर हो गया। कनकेव मिरर का जो सेंटर पार्ट होता है, कनकेव मिरर का जो सेंटर पार्ट होता है, कनकेव मिरर का जो सेंटर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल बोलते हैं। ठीक है, सेंटर पार्ट ऑफ कनकेव मिरर इज नोन एज पोल। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज, पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब यहाँ से, यहीं से जो आपका पोल था, यहाँ से होते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन जब पास करे, यहाँ से होते हुए
एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर पास करे तो इसी को बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्लियर है क्या? क्या क्लियर है? क्लास अभी कितने देर चलेगी सर? आधे घंटे और बस खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी खत्म हो जाएगा। तो कुछ टर्म्स बता रहे हैं, इस टर्म्स को ध्यान से समझो, बिकॉज आगे जो चार्ट आएगा उसको याद करने में टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। ठीक है, तो पहला एपर्चर क्या होता है? एपर्चर वो होता है जहाँ पे मिरर का रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, मिरर का वो हिस्सा जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं एपर्चर। पोल क्या होता है? तो सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर, सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर उसको बोलते हैं पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो सेंटर पार्ट से जो लाइन गुजर रहा होता है, सेंटर पार्ट से जो लाइन गुजर रहा होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फिर बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो सपोज करो कि एक होलो स्फीयर है ना, एक होलो स्फीयर ऑफ ग्लास है। ये क्या है? एक होलो स्फीयर ऑफ ग्लास है। वाह क्या गोल बना है ना। एक होलो स्फीयर ऑफ ग्लास है। अब इस ग्लास को क्या किए तुम? आधा पेंट कर दिए। इस ग्लास को क्या किया तुम? हाफ पेंट कर दिए। हाफ पेंट कर दिए, हाफ पेंट कर दिए तो ये हाफ मिरर बन गया। हाफ पेंट किए तो हाफ मिरर बन गया। कौन सा मिरर बन गया ये? कौन सा मिरर बन गया? तो ये कनकेव मिरर बन गया, है ना। क्या हो गया? कनकेव मिरर बन गया। ये हुआ ना। ठीक है, तो ये जो होलोस्फीयर, जो आपका ग्लास पहले होलोस्फीयर था, जो आपका ग्लास जो पहले होलोस्फीयर था उसका जो सेंटर था, ये जो होलोस्फीयर का ग्लास था उसका सेंटर था, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर है क्या? इट इज अ सेंटर, बेसिकली आप एक सर्कल लो, हाँ एक होलोस्फीयर लो। इस होलोस्फीयर का जो बीच का पार्ट होगा वो क्या होगा आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। बाद में क्या करो, इसको आधा पेंट कर दो, मिरर बना दो। जो बीच का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या होगा आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ इट और कन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड ऑफ इट। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये आपका क्या है? ये आपका कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर है, ये क्या है? कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर में कहाँ पे आपको आपको दिखाई दे रहा है? सामने दिखाई दे रहा है। कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या दिखाई दे रहा है? सामने दिखाई दे रहा है। और कन्वेक्स मिरर में कहाँ दिखाई दे रहा है? पीछे दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो अभी अभी तुमको हम बताए थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। एक होलो स्फीयर लोगे आप एक होलो स्फीयर लोगे। इस होलो स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर तो होगा, कोई ना कोई सेंटर तो होगा। इसके बाद क्या करोगे? आप इसको कन्वर्ट कर दोगे मिरर में। आप इसको कन्वर्ट कर दोगे मिरर में। तो ये सेंटर पार्ट हो गया, ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ करोगे अगर आप, यहीं से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, कहाँ तक? पोल तक। याद है यहाँ पे पोल था? याद है? याद है क्या? पोल, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताए थे, ये आपका पोल है ना, ये आपका पोल है। ठीक है, राइट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का एक लाइन जो आप ड्रॉ करोगे, इसी को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपका क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होता है आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलो हो गया। आगे बात करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे जहाँ पे मिल रही होती है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात करेंगे। तो लाइट रे के बाद जहाँ पे आपके रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे आपके लाइट रे मीट हो रहे होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका क्या है? एक मिरर है। यहाँ पे तुम्हारा कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है? स्फेरिकल मिरर है, सॉरी ये आपका कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर है। इस कनकेव मिरर में यहाँ से एक लाइट आया और इधर कन्वर्ज हो गया। है ना। कनकेव मिरर तो क्या करता है? कन्वर्ज करता है। यहाँ से एक लाइट आया और ये अगेन कन्वर्ज हो गया, अगेन कन्वर्ज हो गया। तो ये पॉइंट जहाँ पे दोनों रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रहा है इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस जो है वो वो एरिया जहाँ पे दो रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रहे होते हैं, है ना। ये आपका हो गया कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में। कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें हम लोग, राइट। अगर बात करते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में, ये कन्वेक्स मिरर है। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया और डाइवर्ज हो गया, है ना, राइट। फिर यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया और डाइवर्ज हो गया, डाइवर्ज हो गया। ठीक है, राइट, है ना। तो इनका जो जो मीटिंग पॉइंट है,
वो क्या हो सकता था, अगर ये मिलते तो इनका मीटिंग पॉइंट ये होता। ठीक है, तो ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है, ये जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। किसमें? कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर में। ठीक है, ओके, चलिए अब बात करते हैं फोकल लेंथ क्या होता है। नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। आपको बताया थे कि आपका कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। यहाँ से लाइट आया, कन्वर्ज हो गया, यहाँ से लाइट आया, कन्वर्ज हो गया। ये क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया। ये प्रिंसिपल फोकस हो गया और यहाँ पे आपका पोल था। ये प्रिंसिपल फोकस हो गया और पोल था आपका। तो प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक का जो दूरी होता है, प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक का जो दूरी होता है, राइट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इस दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। और सेम आपके कन्वेक्स मिरर में भी होगा। यहाँ पर कनकेव मिरर है और सेम आपके कन्वेक्स मिरर में भी होगा, सेम कन्वेक्स मिरर में होगा। हालांकि तुम लोग समझ तो गए होगे, बनाने की जरूरत तो नहीं है, बट बना के दिखाए थे। हाँ, ठीक है, तो ये जो पूरा दूरी है, इसको बोलते हैं हम लोग, तो क्या बोलते हैं हम लोग? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, चलो मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल आते हैं मित्र। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, दोनों में, एक मिनट, दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों में क्या रिलेशन है? तो ध्यान रखना, एफ मतलब क्या? आपका फोकल लेंथ। तो एफ इक्वल टू आर बाई टू, एफ इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है, जहाँ पे एफ क्या है? एफ आपका है फोकल लेंथ, एफ क्या है? फोकल लेंथ है। ठीक है, आर क्या है? आर तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना? इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि आर इक्वल टू टू एफ, आर इक्वल टू टू एफ। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इमेज फॉर्म बाय द कंकेव मिरर। कंकेव मिरर से क्या क्या इमेज फॉर्म होते हैं? कंकेव मिरर से क्या क्या इमेज फॉर्म होते हैं? तो इमेज फॉर्म बाय द कंकेव मिरर डिपेंड्स अपॉन द पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे क्या क्या इमेज फॉर्म होगा, ध्यान रखना। पहला रियल एंड इन्वर्टेड, पहला क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। चौथा लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और पांचवा आपका स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है पोजीशन पे। है कौन सा पोजीशन? कौन सा पोजीशन? बेसिकली जो ऑब्जेक्ट रखे हो ना आप मिरर के सामने, है ना, उसके पोजीशन के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, उस पोजीशन के बारे में बात हो रहा है। यहाँ एग्जांपल यहाँ पे देखो। ठीक है, ये तुमको दिखाई दे रहा है ना? तो ये बेसिकली पूरा समरी है कि आप किस पोजीशन पे क्या ऑब्जेक्ट रखोगे, तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे इसको याद करना पड़ेगा। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं, यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसको याद करना पड़ेगा। अब याद कैसे करना है? याद कैसे करना है? इसको याद करने के लिए तुमको एक ट्रिक बताते हैं, है ना? याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं, वेट करो। चलो, तो फर्स्ट वाला ध्यान रखना। फर्स्ट वाला ध्यान रखना कि बिटवीन पोल एंड फोकस, अगर पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज का पोजीशन क्या होगा? बिहाइंड द मिरर। अगर पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, इसीलिए बोलते हैं कि पोल फोकस क्या होता है ना, कर्वेचर क्या होता है, ध्यान रखना। तो पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा? बिहाइंड द मिरर। इमेज का साइज क्या होगा? इन लार्ज, मतलब बड़ा इमेज होगा। ठीक है, और जो नेचर ऑफ द इमेज होगा वो कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। फोकस पे रखते हैं, अगर फोकस पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। इमेज का जो साइज होगा वो हाईली इनलार्ज होगा, मतलब अत्यधिक बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक है, और जो आपका नेचर ऑफ इमेज है वो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर एफ एंड सी पे रखते हैं, है ना, फोकस और कर्वेचर पे रखते हैं, तो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी। इमेज कैसा बनेगा? इनलार्ज बनेगा। इमेज कैसा बनेगा? इनलार्ज बनेगा, राइट। और नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अगर सी पे रखते हैं, सी पे रखते हैं तो ये इमेज क्या बनेगा? सी पे बनेगा, है ना। और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा? ऑब्जेक्ट के बराबर, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा आपका इमेज रहेगा। एंड कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड बनेगा। ये मेनली आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, आपको रटना पड़ेगा। इसको याद करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि ध्यान रखना
कि जो 2 सेकंड नंबर केस है और जो 6 नंबर केस है ये बिल्कुल उल्टा है। देखो सेकंड नंबर केस और 6 नंबर केस जो है उल्टा है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेकंड नंबर और 6 नंबर केस जो है वो उल्टा है। यहाँ पे इमेज को तुम फोकस पे रख रहे हो, इमेज को फोकस पे रख रहे हो, तो आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट तुम फोकस पे रख रहे हो तो इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। और यहाँ पे तुम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हो तो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस से बन रहा है। यहाँ पे साइज साइज देख लो, साइज क्या है, अत्यधिक बड़ा है ना, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड। यहाँ पे क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, ठीक है, राइट। इसके अलावा नेचर देख लो, नेचर देख लो, यहाँ पे नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। यहाँ पे नेचर क्या है, यहाँ पे नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब यहाँ पे नेचर सेम है, बाकी सब उल्टा है, बाकी सब उल्टा है, बाकी सब उल्टा है, ठीक है। तो 2 और 6 एक दूसरे का उल्टा है, ऐसे याद कर लें, 2 और 6 एक दूसरे का उल्टा है। फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी पे रखोगे फोकस पे बनेगा। पहला का जो साइज है बहुत बड़ा होगा और दूसरा का साइज जो है बहुत छोटा होगा, ठीक है, राइट। 3 एंड 4 के बारे में बात करते हैं। क्या चल रहा है, थेरिया नशे में बार बार चिल्लाई पी के, हैं? क्या चल रहा है, तो बायोलॉजी में पढ़ाए थे हम, वो तो बायोलॉजी में पढ़ाए थे, है ना। विटामिन B1 B2 B3 का नाम है ये, और बीमारी का नाम है ना। चलो, तो 2 और 6 क्लियर हो गया, 2 और 6 क्लियर हो गया, याद हो गया ना। अब बात करते हैं 3 और 5 के बारे में। 3 और 5 जो है ये एक दूसरे का उल्टा है। देखो 3 और 5 एक दूसरे का उल्टा है। अगर आप F एंड C पे रखते हो, अगर आप ऑब्जेक्ट को F एंड C पे रखते हो, ठीक है, ये क्या हो गया, अगर आप ऑब्जेक्ट को F पे और C पे रखते हो, है ना, तो जो आपका इमेज है वो C पे बनेगा, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, इनलार्ज बनेगा, है ना। अगर आप इसको C पे रखते हो, अगर बियॉन्ड C पे रखते हो तो F एंड C के बीच में बनेगा और डिमिनिश बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है, राइट। तो ये भी एक दूसरे का उल्टा है, ये भी एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। 3 और 5 एक दूसरे का उल्टा है। 1 एंड 4 के बारे में बात करें तो ये स्पेशल केस है, बस आपको याद रखना है। 1 और 4 जो है ये स्पेशल केस है, बस आपको याद रखना है, बस आपको ये स्पेशल केस याद रखना है। यहाँ पे देखो 1 में क्या हो रहा है, 1 में आप पोल और फोकस के बीच में रख रहे हो, विद इन फोकस रख रहे हो, तो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है इमेज, पोर्शन ऑफ इमेज जो इनलार्ज वर्चुअल डायरेक्ट है। और यहाँ पे अगर आप सी पे रखते हो, सी पे रखते हो, ठीक है, सी पे रखते हो, तो पोजिशन ऑफ इमेज भी आपका सी पे बनेगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट रहेगा, जितना बड़ा इमेज रहेगा उतना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा इमेज रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, ठीक है, ठीक है। सर मैंने एक ट्रिक बताया था, ऑब्जेक्ट जितना मिरर के पास जाएगा उतना मिरर से दूर जाएगा और इमेज का साइज इंक्रीज होगा, है ना। विशाल मेगा मार्ट का फॉर्म भरा था किसी ने, एसी आदित्य हैं, तुम लेफ्टिनेंट नहीं, तुम मार्टिनेंट बनोगे हैं, लेफ्टिनेंट नहीं मार्टिनेंट बनोगे तुम। तो क्लियर हो गया, याद हो गया, याद हो गया। नेचर ऑफ इमेज के बारे में ध्यान रखना, बस वर्चुअल एंड इरेक्ट कहाँ पे होगा, पोल एंड फोकस पे होगा, बाकी सब सेम है। देखो यहाँ पर रियल इन्वर्टेड, यहाँ पर रियल इन्वर्टेड, यहाँ पर रियल इन्वर्टेड, यहाँ पर रियल इन्वर्टेड, और यहाँ पर रियल इन्वर्टेड, यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड, तो बाकी सब सेम है, ठीक है, याद हो गया। सर डायग्राम बना के दिखाओ, याद हो जाएगा, डायग्राम बना के दिखा दिए तो फिर ये चार्ट। चलिए अब बात करते हैं कनकेव मिरर के इमेज के बारे में, कनकेव मिरर के यूज़ के बारे में। तो कनकेव मिरर जो आपके टॉर्च में इस्तेमाल होता है, हेडलाइट में इस्तेमाल होता है, और सर्च लाइट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। कनकेव मिरर आपके टॉर्च में इस्तेमाल होगा, हेडलाइट में और सर्च लाइट में इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसके अलावा शेविंग मिरर में इस्तेमाल होता है, शेविंग मिरर में इस्तेमाल होगा, डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ईएनटी डॉक्टर, ईएनटी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। ईएनटी क्या होता है, ईएनटी बेसिकली ईयर नोज एंड थ्रोट, ईएनटी क्या होता है आपका, ईयर नोज एंड थ्रोट के डॉक्टर होते हैं ना। और जो आपका सोलर फर्नेस जो वहाँ पे इस्तेमाल होगा, सोलर फर्नेस, तो इसका यूज़ जो है मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। कनकेव मिरर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, तो टॉर्च में, हेडलाइट में, सर्च लाइट में। इसके अलावा शेविंग मिरर में डेंटिस्ट को इस्तेमाल करते हैं, ईएनटी डॉक्टर मतलब ईयर नोज और थ्रोट, ईयर नोज और थ्रोट के डॉक्टर जो है इस्तेमाल करते हैं, और सोलर फर्नेस में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। तो ये चार्ट आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा बिकॉज ये मोर और लेस सेम ही है ना। अगर आप यहाँ पे यहाँ बस दो ही केस है, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे दो ही केस है, ठीक है। बट अगेन आप चार्ट देख लेना, है ना, बट एग्जाम में पूछता नहीं है, इसका यूज पूछता है।
यूज़ ऑफ कन्वेक्स मिरर पूछता है तो ध्यान रखना रियर व्यू मिरर की तरह इस्तेमाल होता है ये व्हीकल्स वगैरह में, गाड़ी वगैरह में जो रियर व्यू जो आपका मिरर होता है वो क्या होता है, कन्वेक्स मिरर ही होता है ना, ताकि हम लोग को एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिले। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। तुम लोग बंद करो पंचायत यार, नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए। हैं? चलो तो मिरर फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा एग्जाम में। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, जहाँ पे v क्या है, v क्या है, ये आपका इमेज डिस्टेंस है। v इज योर इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस दिखाएगा। u क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को दिखाएगा, या आपके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को दिखाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या है, f क्या है बेसिकली, ये फोकल लेंथ को बताता है। इट इंडिकेट्स फोकल लेंथ, इट इंडिकेट्स फोकल लेंथ। ठीक है, ध्यान रखना, दो चीज ध्यान रखना। अगर अगर फोकल लेंथ कनकेव मिरर का होगा तो नेगेटिव होगा हमेशा, कनकेव मिरर का होगा तो नेगेटिव होगा, और कन्वेक्स मिरर का होगा तो पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ जब भी न्यूमेरिकल्स करते वक्त, जब भी न्यूमेरिकल्स करते वक्त फोकल लेंथ का वैल्यू दिया होगा और वहाँ पे कनकेव मिरर लिख दिया तो तुरंत उस वैल्यू को नेगेटिव में ले लेना। ठीक है, और अगर अगर वहाँ पे कन्वेक्स मिरर होगा तो फिर क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, ठीक है। सीएससी किसका कैसा गया, सीएससी हुआ कब बेबी, कहाँ हुआ है सीएससी? हम्म, ठीक है चलो। तो ये हो गया आपका चैप्टर समाप्त। अब आएंगे न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन पे हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बात करते हैं स्टडी ऑफ लाइट क्या होता है। स्टडी ऑफ लाइट को बोलते हैं लोग ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट को बोलते हैं लोग ऑप्टिक्स। और लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि स्टिमुलेट करता है हमारे सेंस ऑफ साइट को। लाइट का डुअल नेचर होता है, पहला पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। पार्टिकल नेचर जो है ये किससे पता चलता है हम लोग को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। और जो आपका वेव नेचर है ये पता चलता है इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन से, इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन से। ठीक है, राइट। इसके अलावा बात करें तो लाइट जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट आपका नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है। यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नॉन मैकेनिकल क्या होता है, मैकेनिकल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है और ट्रांसवर्स क्या होता है। इसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट पता होना चाहिए आपका 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। और लाइट हमेशा आपके स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा। ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, राइट। चलिए, इसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेसिकली, तो लाइट आएगा टकरा के वापस चला जाएगा, है ना। लाइट आएगा टकराएगा वापस चला जाएगा, जैसे वो आई टकराई और छोड़ के चली गई, वैसे ही आपका लाइट आएगा टकराएगा और वापस चला जाएगा, रास्ता बदल देगा। जो लाइट आएगा वो इंसिडेंस रे, जहाँ पे गिरेगा वो आपका मिरर हो गया, प्लेन हो गया, और जहाँ से वापस जाएगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। आने वाला लाइट को इंसिडेंट रे, जाने वाले को रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, राइट, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक लाइन ड्रा होगा, इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रा होगा, लाइन ड्रा होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है सर, नोट्स बहुत लेट अपलोड होता है सर, कुछ कीजिए। अच्छा, ऐसा है क्या? नोट्स कब अपडेट होता है? लाइक अभी हम लेक्चर हो गया, इसका नोट्स कब तक अपलोड हो जाएगा, कोई आइडिया है? क्लास के तुरंत बाद तो नोट अपलोड होना चाहिए। अच्छा, डिजिटल नोट्स अपलोड करने में समय लगता होगा ना। हाँ हाँ हाँ, ये पीपीटी जो है पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड होता होगा आप लोगों का, लेकिन जो डिजिटल नोट्स है उसको अपलोड करने में समय लगता होगा, बिकॉज मैंने पढ़ाने के बाद डिजिटल नोट्स लेक्चर को देख के बनता है। आप लोग तो बनाते नहीं हो, है ना, तो किसी और को रखा गया बनाने के लिए, वो लेक्चर को देखते हैं, फिर डिजिटल नोट्स बनाते हैं, फिर अपलोड करते हैं, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, चलो। फिर बात की हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम बात किए फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में बताएं आपका कि जो आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे क्या होगा, सेम पॉइंट पे, सेम प्लेन पे पड़ेगा। और सेकंड लॉ क्या है आपका, सेकंड लॉ क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो। फिर इमेज के बारे में बात की कि इमेज क्या होता है। दो तरह का इमेज समझे हम लोग, रियल और वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल। ठीक है, हम लोग ये देखें कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। इन दोनों के डिफरेंस को बिल्कुल क्लियर रखना कि रियल इमेज जो है वो एक्चुअली इंटरसेक्ट करता है और वर्चुअल इमेज अपीयर्स टू मीट होता है, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट होता है।
रियल इमेज जो है आप इसको स्क्रीन के ऊपर लेके आ सकते हो, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है तुम इसको स्क्रीन पे लेके नहीं आ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है। रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन का एग्जांपल आपका सिनेमा स्क्रीन है, और वर्चुअल इमेज का एग्जांपल क्या आपका प्लेन मिरर है, ठीक है। सर कल तक अपलोड हुआ है। हाँ तो फिर तो ठीक ही है ना, एक दिन बाद अपलोड होता है। बेसिकली वो जो अ, जिस लड़के को बैठाया गया वो प्रॉपर्ली डिजिटल नोट्स बनाएगा, समय तो लगेगा ना उसको थोड़ा सा। हम्म? तुम लोग तो हैंड रिटन नोट्स बनाते नहीं हो, तो किसी और को रखा गया है। सबसे बढ़िया होगा हैंड रिटन नोट्स खुद बनाओ, और हैंड रिटन नोट्स अपना बनाओ, इतना कंसाइज बनाओ कि अपना नोट्स तुम खुद ही पढ़ पाओ, कोई और पढ़ ना पाए, ठीक है। ताकि एग्जाम के दिन उसको साइक्लिक रिवीजन दो। डिजिटल नोट्स आपको बहुत बढ़िया से अच्छे से उसको है ना बना के आपको आपको मिलता है। तो प्रोबेबली मानते हैं कि एक चैप्टर जो है वो 5-6 पन्ने का होगा, 5-6 पन्ने का होगा। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो वही चीज़ आप कंसाइज कर लोगे 2 पन्ने में। एग्जाम के समय साइक्लिक रिवीजन जो है 20 बार कर दोगे उसको आप, ठीक है। बट स्टिल वो आपका चॉइस है। आई विल रिकमेंड कि हैंड रिटन नोट्स खुद बनाओ, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द प्लेन मिरर। तो इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, सेम साइज का होता है, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, और लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड होता है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं लैटरली इन्वर्टेड का, ठीक है। सर थोड़ी देर बात करते हैं क्लास के बाद। एंड डिस्टर्ब प्लीज हेल्प चाहिए। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं। तो इन ऑर्डर टू सी द फुल, अगर आपको अपना पूरा इमेज देखना है, अगर आपको पूरा इमेज देखना है एक मिरर में, राइट, वो एक प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर का हाइट कितना होना चाहिए? आपके हाइट का हाफ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना कि अगर आप प्लेन मिरर को थीटा एंगल से घुमाते हो तो जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा पे घूम जाएगा। तीसरा बात ध्यान रखना कि अगर आप एक प्लेन मिरर की तरफ बढ़ते हो विद द वेलोसिटी v, तो आपका जो इमेज है, जो आपका प्रतिबिंब है, वो आपकी तरफ 2v की गति से बढ़ेगा, 2v की गति से बढ़ने वाला है, ठीक है, राइट। फिर बात की हम लोग मल्टीपल इमेज के बारे में। तो मल्टीपल इमेज क्या होता है? दो हम लोग मिरर रखेंगे और दोनों मिरर के बीच में एक थीटा एंगल रखेंगे, थीटा एंगल रखेंगे। तो क्या होता है, बहुत सारे इमेज फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब इमेज कितने फॉर्म होंगे वो एक फॉर्मूला पर डिपेंड करता है। एन इक्वल टू 360/θ-1। यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ इमेज है। एन क्या है? नंबर ऑफ इमेज है, ठीक है। इसके अलावा पेरिस्कोप के बारे में बात की हम लोग। पेरिस्कोप क्या होता है ना, कहाँ का इसका इस्तेमाल होता है। फिर बात की हम लोग कैल्डियोस्कोप के बारे में, यह क्या होता है, कहाँ का इसका इस्तेमाल होता है। ध्यान रखना पेरिस्कोप में कितने मिरर हैं, राइट, कितने एंगल पे हैं। कैल्डियोस्कोप में कितने मिरर हैं, राइट, इसके अलावा कितने एंगल पे हैं। इसके अलावा आपका रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर के बारे में बात की हम लोग। यहाँ पे समझे कि कनकेव मिरर जो है वो उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, और कन्वेक्स बोलते हैं, कन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्जिंग। ध्यान रखना लेंस जब पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे लेंस में उल्टा होता है, लेंस में बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। लेंस में उल्टा होता है। यहाँ पे कनकेव को कन्वर्जिंग बोल रहे हैं, कन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोल रहे हैं। जब लेंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये क्या होता है, लेंस में उल्टा कैसे होता है ना। इसके अलावा कुछ टर्म्स बताएं आपको हम, इसके अलावा कुछ टर्म्स बताएं। इसके अलावा कुछ टर्म्स बताएं आपको हम। अपर्चर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। ये बस आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके एग्जाम में नहीं आता है। आपके एग्जाम में इनके बेसिस पे एक चार्ट पूछता है, इनके बेसिस पे एक चार्ट पूछता है, ये चार्ट। और ये चार्ट याद करने का तरीका बताए थे आपको हम। जो आपका सेकंड नंबर और 6 नंबर केस है वो अपोजिट है। फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस से बनेगा। इसके अलावा 3 और 5 नंबर केस अपोजिट है। 1 और 4 नंबर जो है स्पेशल केस है, बस आपको वही याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ आप याद रखोगे, एफ इक्वल टू 2/r/2, r/2, ठीक है, ठीक है। सर हीट वेव स्पैम मत करो ना, तुम्हारा टेक्स्ट, तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात की हम लोग इस चार्ट के बारे में, कनकेव मिरर के यूज़ के बारे में। कनकेव मिरर कहाँ इस्तेमाल होता है? टॉर्च के तौर पे, हेडलाइट के तौर पे, सर्च लाइट के तौर पे इस्तेमाल होता है ना। इसके अलावा शेविंग मिरर, डेंटिस्ट, ईएनटी डॉक्टर, सोलर फर्नेस, इन सब में इस्तेमाल होता है कनकेव मिरर का। कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो रियर व्यू मिरर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो व्हीकल है उनको एक ब्रॉड व्यू दिखाई दे, है ना। फाइनली हम लोग मिरर फॉर्मूला को पढ़ें और चैप्टर को कंक्लूड किए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने।
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सा एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है? प्लेन मिरर का पॉइंट नंबर 3, प्लेन मिरर का पॉइंट नंबर 3 क्या है जहाँ पे तुमको डाउट हो रहा है? A person move with the velocity v towards the plane mirror, his image moves towards him with the velocity of 2v। हाँ तो इसमें क्या डाउट है? हीट वेव, इसमें क्या डाउट है? अगर मान लो यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, तुम यहाँ पे हो और तुम अगर v के स्पीड से इस तरफ बढ़ रहे हो, या फिर मान लो 2v के स्पीड से बढ़ रहे हो, तो जो तुम्हारा प्रतिबिंब है, प्लेन मिरर के बारे में बात हो रहा है, प्लेन मिरर के बारे में बात हो रहा है, तुम्हारा प्रतिबिंब जो है, जो तुम्हारा इमेज है, वो 4v के स्पीड से तुम्हारे तरफ बढ़ेगा। ठीक है, v के स्पीड से तुम बढ़ रहे हो तो ये 2v के स्पीड से बढ़ेगा। एज सिंपल एज दैट। इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है? सिंपल तो है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर सबका राइट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ल्यूमिनस क्या होता है? ल्यूमिनस वो होता है जिसके पास खुद का लाइट हो, है ना, जिसके पास खुद का लाइट हो उसको बोलते हैं ल्यूमिनस। ठीक है, सन के पास होता है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी के पास होगा, अल्फा सेंचुरी के पास होगा। ये दोनों क्या है, आप पढ़ोगे और ज्योग्राफी में पढ़ोगे, स्टार है ये, है ना। इसके अलावा जुपिटर पढ़ोगे आप। सर दिस चैप्टर सिम टफ टू मी in class 10, even 11 12 and in competitive exams too. Do you think I should skip this topic? अगर समझ नहीं आ रहा है श्यामा, क्लास के बाद ना, अभी रुक जाओ, तुमको एक क्रक्स देंगे हम। ठीक है, बस वो पढ़ लेना। अगर पूरा चैप्टर में दिक्कत है तो बस वो क्रक्स पढ़ लेना, उसके बाद ये सवाल जो है सॉल्व हो जाएंगे तुमको तुमसे यहाँ के, है ना। ठीक है, जुपिटर जो इसके पास अपना कोई लाइट नहीं होता, ये प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट, इसका अपना अपना कोई लाइट नहीं होता है, तो ये नॉन ल्यूमिनस होगा। राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ कन्वेक्स लेंस, इनमें से किसका इस्तेमाल नहीं होगा कन्वेक्स लेंस को बनाने के लिए? कन्वेक्स लेंस को बनाने के लिए क्या किसका इस्तेमाल नहीं होगा? लोग बोल रहे हैं वाटर, नहीं, वाटर का बिल्कुल होगा, है ना। वर्षा, इसके अलावा श्री पूर्णा। ठीक है, राइट। वाटर जो लोग बोल रहे हैं गलत है, वाटर वाटर बिल्कुल सही है, वाटर सही है आपका, सैप्रिफायर सही है और ग्लास सही है। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल नहीं होगा, एल्यूमिनियम बेसिकली ओपेक होता है ना। एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट। ये आपका सैफायर क्या होता है? एक वाइट क्रिस्टल होता है, एक वाइट क्रिस्टल होता है, एक वाइट क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राइट, यहाँ पे बहुत लोग इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत किए हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताओ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ देखो, फोकल लेंथ के बारे में बात किया है और कनकेव लेंस के बारे में बात किया है, 2 मीटर। ठीक है, बताओ क्या होगा? पावर ऑफ लेंस पूछा आपसे यहाँ पे, बताओ। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज 2 मीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर फोकल लेंथ के बारे में बात की है, फोकल लेंथ के बारे में बात की है और कनकेव लेंस के बारे में बात हुआ तो माइनस हो जाएगा, -2 मीटर हो जाएगा, -2 मीटर हो जाएगा। अब फॉर्मूला को अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f, 1/f। राइट, तो P क्या है? P का P है 1/f का वैल्यू -2, तो हो जाएगा -0.5 डाप्टर। ठीक है, क्लियर है क्या? बिल्कुल, सबका आंसर यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर बी सबका आंसर यहाँ पे राइट है। सिंपल, बहुत सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, इट्स इमेज इज। पुष्पेंद्र, यहाँ पे लेंस में क्वेश्चन लेंस का पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन लेंस का पूछा हुआ है। लेंस और मिरर में अलग अलग होता है, बताया था आपको कि लेंस में उल्टा होता है, बिल्कुल याद आ रहा है, लेंस में उल्टा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, इट्स इमेज इज। अभी जो आपको चार्ट बताए थे,
उसी चार्ट के ऊपर ये क्वेश्चन आ रहा है, बताओ। बिल्कुल, यहाँ पे सबका आंसर राइट है ना। आशीष खत्री, कास्ट कम्युनिटी, अंशिका पांडे, आयुष तिवारी, सबका आंसर राइट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हम लोग चार्ट पढ़े थे उसी चार्ट के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं, लाइट वेव क्या होता है? लाइट वेव प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, मैकेनिकल होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्रांसवर्स होता है, क्या होता है? बताओ, स्टार्टिंग में पढ़े थे लाइट वेव क्या होता है? नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, याद है ना, नॉन मैकेनिकल होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा, ट्रांसवर्स होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? इनमें से कौन सा एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? वॉरिस पूछे सर सीएपीएफ के लिए ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी? ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना, सीएपीएफ हो चाहे सीएससी हो चाहे सीडीएस हो, ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करो। ठीक है, न्यू वाले हैं बहुत कुछ नहीं है, बट क्वेश्चन वहां से आते हैं। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? सन, कैंडल, एलईडी बल्ब, मून। ठीक है, तो मून जो है ये नॉन ल्यूमिनस है, मून के पास अपना कोई लाइट नहीं होता, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, मून के पास अपना कोई लाइट नहीं होता। ठीक है, राइट, एलईडी बल्ब के पास होता है, कैंडल के पास होता है, सन के पास होता है। ठीक है ना, ठीक है, चलो। सर सीएपीएफ में पेपर 1 पेपर 2 एक साथ होगा क्या? एक ही दिन होगा सुनील, पेपर 1 पेपर 2 एक ही दिन होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, डायप्टर इज ऐसा यूनिट ऑफ, डायप्टर जो है वो ऐसा यूनिट किसका है? किसका ऐसा यूनिट है? साइज ऑफ द लेंस का, कर्वेचर ऑफ द लेंस का, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस का, या पावर ऑफ द लेंस का, किसका है? 56 का सी साक्षी तिवारी, बिल्कुल है ना। सौम्या, दिशा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है, सुरजीत, हीट वेव्स, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से पूछे हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं, लेकिन सब क्वेश्चन हम लेके अभी आपके सामने नहीं आए हैं, इसलिए बिकॉज जो क्वेश्चन है वहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी हैं, मल्टीपल क्वेश्चन आपके लेंस के भी हैं, इसीलिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके मेरे पास हैं, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन, 30 के आसपास क्वेश्चन है। तो एक बार आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा दिया जाए, एक बार आपको लेंस पढ़ा दिया जाए, लेंस पढ़ा दिया जाए, है ना, डिस्पर्सन स्कैटरिंग वगैरह पढ़ा दिया जाए, उसके बाद आप इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। फिलहाल के लिए क्वेश्चन कम रखते हैं हम लोग, ताकि आगे के लिए कन्फ्यूजन आप लोगों को ना हो। ठीक है, सर बायोलॉजी में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, रमेश, रमेश क्या दिक्कत आ रहा है बायो में? बायो तो इतना बढ़िया से पढ़ाए थे हम। बायोलॉजी इतना बढ़िया से पढ़ाए थे, क्या दिक्कत आ रहा है? स्नेल्स लॉ, सर स्नेल्स लॉ आप रिफ्रैक्शन में पढ़ोगे। ठीक है, स्नेल्स लॉ, चंद्रभूषण, तुम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ोगे। ठीक है ना। फिजिक्स कितने दिन चलेगा? फिजिक्स प्रोबेबली इसमें 10-12 चैप्टर हैं, तो 15-16 क्लास तो लगेगा ही लगेगा, अगर तरीके से करना है तो। ठीक है, बायोलॉजी हो गई, पीवाईक्यू वाले लेक्चर्स पहले ही कर लिए थे, अब क्या करूं? अब अ, कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस खुद सॉल्व करो अब, क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, टोटल 7 से 8 लेक्चर है। ठीक है, इसके अलावा उसमें शायद हम 2021, 22 और 23 का क्वेश्चन सॉल्व करवाएं हम। ठीक है, तुम 20 से क्वेश्चन सॉल्व करो, 2020 के सॉल्व करो, 19 के सॉल्व करो, 18 के सॉल्व करो, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बढ़िया होगा। ठीक है, सर ओल्ड एनसीईआरटी पीडीएफ लिंक दे दो। ओल्ड एनसीईआरटी का पीडीएफ लिंक तुमको यूट्यूब पे बोल रहे हैं, गूगल में मिल जाएगा, ढूंढ लेना ना, थोड़ा तो एफर्ट मारो यार, ढूंढ लेना, मिल जाएगा। सर आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे शिवांश? हाँ, जब हम प्रिपरेशन करते थे तो हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, बिना हैंड रिटन नोट्स के पढ़ाई नहीं हो पाता, ट्रस्ट मी। बिना हैंड रिटन नोट्स के पढ़ाई, आप एसएससी नहीं दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, तो आपके पास डेटा इतना सारा होता है, कंसेप्ट इतना सारा होता है,
है ना। एक साइकोलॉजिकल चीज़ ये होता है कि आपको एक 100 पन्ने का बुक दिया गया है, ठीक है, और सेम कंटेंट को अगर आप कंसाइज कर दिए हो बहुत ज़्यादा, 40 पेजेस में कर दिए हो, तो ये पढ़ना आपको भारी लगेगा। ये आप मल्टीपल टाइम पढ़ सकते हो, ठीक है। सर वो चार्ट मिरर का लग रहा है, लेंस का चार्ट अलग होगा। लेंस पढ़ाएंगे, लेंस अभी अभी कराए नहीं, लेंस कराएंगे, ठीक है। सर पीवाईक्यू कहाँ मिलेगा सुनील? सुनील पीवाईक्यू टेलीग्राम पे मिलता है ना, टेलीग्राम पे पीवाईक्यू मिलता है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन है वहाँ पे भी आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे सारे के सारे। सर वो आपके बगल में ताजमहल बना रहा है, बंद ही नहीं कर रहा है। हाँ यार, वो बड़ा इरिटेशन वाला साउंड है। हम खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं पढ़ाते वक्त। हम्म। सुनील कुमार, आई विल एडवाइस यू कि पेपर 2 के जो लेक्चर्स हैं, जो प्लेलिस्ट में हम पढ़ा रखे हैं, ठीक है, तरीके से जाकर उस लेक्चर को देखो। लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में आपको बताएं कि यूपीएससी का डिमांड क्या है, राइट। इसके अलावा जो यूपीएससी में कितने जो आपका पेपर 2 उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, ऐसे कितना आता है, रिपोर्ट कितना आता है, आर्गुमेंट कितना आता है, बहुत डिटेल में बताएं हम। तो पेपर 2 से रिलेटेड जो भी डाउट है उस लेक्चर को आप देखो जाके, यहाँ पे नहीं, ठीक है। सर आपको मन नहीं करता एग्ज़ाम निकालने का, एग्ज़ाम निकाल के जॉब करूँ? पवन कुमार, जहाँ तक एग्ज़ाम का सवाल है तो बस टारगेट वही था कि डिफेंस में एंटर करना है। तो आई हैव क्वालिफाइड एनडीए। वहाँ पे तो रिकमेंड भी हो गए थे, मेरिट आउट बोल रहे हैं। हाँ मेरिट आउट हुए थे, ठीक है। मेरिट के अकॉर्डिंग मेरिट 13 मेरिट लिस्ट आता है, 13 मेरिट लिस्ट आता है। मतलब 13 मेरिट लिस्ट मेरे समय आया था और मेरा नाम 13th मेरिट लिस्ट में था, ठीक है। उस चक्कर में हम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे थे कि अब तो कॉलेज अकेडमी में ही होगा, है ना। काफ़ी मेस्ड अप हुआ था उस समय। फिर सीडीएस आई हैव क्वालिफाइड 3 टाइम्स, सीएपीएफ, सीएसई। पढ़ाने में मौज आता है तो पढ़ाते हैं। इंग्लिश के लिए कुछ बताओ दीपेंद्र। दीपेंद्र इंग्लिश के लिए इंग्लिश के लिए पीवाई को सॉल्व करो तरीके से, पीवाई को सॉल्व करो। और जिस टाइप के इंग्लिश अब आ रहे हैं ना, स्टार्ट रीडिंग द हिंदू एटलीस्ट, द हिंदू एटलीस्ट 30 मिनट दो, एटलीस्ट 30 मिनट तो दो इसको। कुछ नहीं तो बस एडिटोरियल्स पढ़ लो, न्यूज़ मत पढ़ो, एडिटोरियल्स पढ़ लो। हार्डली आधे घंटे लगेंगे, एडिटोरियल्स पढ़ लो, ठीक है। अंशिका पांडे, भैया एक बार बायो का रिवीजन करा दो जब भी आप फ्री हो। अंशिका बायो के रिवीजन के लिए देखते हैं, है ना। सर एसएससी के लिए बैच ले सकते हैं? एसएससी के लिए खुशी, ये बैच बेसिकली यूपीएससी के लिए है, एसएससी के लिए नहीं है। ये बैच बेसिकली यूपीएससी के लिए आपके, ठीक है। सर सेकंड पटा दो मिरर का, क्या बोल रहे हो? सर मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, दोनों में से कुछ एक पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट आधा घंटा रीडिंग दो, ठीक है। चलो, तो आज के लिए सफिशिएंट है ना। खेल को यहाँ ख़त्म करते हैं। कल स्टार्ट करेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से, ठीक है। तो आज के लिए सफिशिएंट है। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी।